नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पास। नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हुई वोटिंग। कांग्रेस ने किया बिल का विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर हरियाणा के सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों ने दी प्रतिक्रिया। सीएम सैनी ने पीएम मोदी के विजन का किया जिक्र। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिंजौर के जटायु कंजर्वेशन बिल्डिंग केंद्र का किया दौरा। कहा, हमारी संस्कृति में है गिद्धों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। महेंद्रगढ़ के गांव मोड़ी के पास बिजली चोरी की जांच करने पहुंची टीम पर जानलेवा हमला। जेई समेत 4 कर्मचारियों को आई चोटें। जांच में जुटी पुलिस। और किसानों के कल रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर अंबाला रेलवे प्रशासन की ओर से की गई तैयारी। कई ट्रेनों के रूट किए गए डायवर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। अब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास प्रस्ताव के तौर पर भेजा जाएगा। वहीं इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल सदन में पेश किया। इस दौरान मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के ढांचे के साथ कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। संविधान के मुताबिक ही बिल लाया गया है। वहीं लोकसभा में बिल स्वीकार करने को लेकर 2 बार वोटिंग की गई। नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए वोटिंग की गई, जिसमें बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इधर कांग्रेस की ओर से एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया गया। इसके अलावा शिवसेना, यूबीटी, सुप्रिया सुले और ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध किया, जबकि टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार चाहती है कि सदन में इस बिल पर चर्चा हो। का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे नहीं, लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पास हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर हरियाणा के सीएम और हरियाणा के मंत्रियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई है, उन्होंने इस बिल पर क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य विरोध में ना कहें। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विधेयक के विरोध में 198 वोट पड़े। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है।
आपको बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत हुई, जबकि दूसरे विधेयकों को सामान्य बहुमत से ही पास किया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री इस विधेयक के पास होने पर और इस विधेयक पर क्या कह रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार लंबे समय से ये दावा करती आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे विचार को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में शामिल प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितिन चंद्र भी समिति का हिस्सा रहे। 191 दिनों की रिसर्च के बाद इस समिति ने 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति के सिफारिशों को मंजूरी दी। इसके बाद 12 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी, जो इसे कानून बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति का कहना है कि सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में रहे। रिपोर्ट में कहा गया 15 दलों को छोड़कर बाकी 32 दलों ने साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और कहा कि ये तरीका संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को तेजी देने में मदद करेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसमें कई खामियां गिना रही हैं। उनका कहना है कि यह संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क चुनावी खर्च को बताया जाता है, लेकिन भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी इससे सहमत नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, हरियाणा। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पास होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र किया। साथ ही कहा कि इस बिल के पास होने के बाद, इसे मंजूरी मिलने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों का पैसा बचेगा और समय की भी बचत होगी। वहीं कांग्रेस की ओर से इस बिल का विरोध करने पर सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था, क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला और पिंजौर के दौरे पर रहे, जहां पर पिंजौर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जटायु कंजर्वेशन
बिल्डिंग केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस दौरे के तहत गिद्धों को जंगल में भी छोड़ा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी संस्कृति में गिद्धों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। रामायण में जटायु और संपाति नामक गिद्धों का उल्लेख मिलता है और आज गिद्धों की कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज पिंजौर जटायु कंजर्वेशन बिल्डिंग केंद्र का दौरा कर मुझे गिद्धों को जंगल में छोड़ने का मौका मिला है। देखिए, मैं जो गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में, क्योंकि एक बड़ी प्रजाति गिद्धों की बड़ी प्रजाति जो विलुप्त हो रही थी लगातार, और ये पिछले लगभग 2016 से यहाँ पर ये सेंटर बना, उनके गिद्धों के प्रजनन का केंद्र इस स्थान के ऊपर हर वर्ष लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों 8 गिद्धों को यहाँ छोड़ा गया था और आज भी 25 गिद्धों को छोड़ा गया है। हम देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हर प्रकार के जो भी जीव जंतु इस धरा के ऊपर हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रकृति का संतुलन बनाने में उनका अपना अपना स्थान के ऊपर योगदान है। में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। महेंद्रगढ़ के गांव मोड़ी के पास बिजली चोरी की जांच को लेकर पहुंची बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में जेई समेत 7 कर्मचारियों को चोटें आई है। वहीं बिजली विभाग के जेई ने बताया कि वो 16 दिसंबर को गांव मोड़ी के पास टोलवा की ढानी में बिजली चोरी पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ गए थे। इसी दौरान लोगों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। इसके अलावा वीडियो बना रहे लाइनमैन का मोबाइल भी छीन लिया गया। वहीं उन्होंने आरोपियों की ओर से धमकी मिलने का जिक्र किया है और पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दी है। मैं विजय कुमार जेई, आनंद जेई, संदीप फोरमैन, राकेश फोरमैन, संजय लाइनमैन और धर्मवीर एलन के साथ बिजली चोरी पकड़ने के लिए एरिया में गए हुए थे और मोड़ी गांव के ट्यूबवेलों पर चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान जब हम टोलवा की ढाणी पहुंचे तो वहां पे हमने बिजली चोरी की वीडियो वगैरह बना ली थी और उसके बाद तुरंत अचानक कंज्यूमरों ने हम पर लाठी डंडों से वार कर दिया और झगड़ा किया, जिसमें हमें चोटें लगी सभी को, और ये हमारा मोबाइल फ़ोन खोस लिया। संदीप फोरमैन का मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले। 112 पे भी कॉल की थी, बाकी वो नहीं पहुँच पाई और हम सीधे फिर साहब से बात होने के बाद में सामान्य अस्पताल कनीना पहुँच गए। अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के सोहना चौक के एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 गुटों में मामूली कहासुनी पर जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं एक गुट के युवकों का आरोप है कि वो रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने आए थे। इस दौरान कुर्सी को लेकर मामूली विवाद हुआ और दूसरे गुट ने मारपीट शुरू कर दी और लाठी डंडों से गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कार को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं युवकों का आरोप है कि आरोपी जेल कॉम्प्लेक्स में अवैध शराब बेचने का काम करते हैं और उन्होंने पूरे मामले को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी है। और अब बात किसान आंदोलन की करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के 8 साल के पोते जिगरजोत सिंह ने किसानों को जल्द मोर्चा फतेह करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि वो जल्द किसानों की मांगे माने और किसानों को घर जाने का मौका दें। इधर नन्हे जिगरजोत ने कहा कि सरकार किसानों की मांगे जल्द मान ले और उन्हें घर जाने दे। इधर अपने दादा जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पोते जिगरजोत ने कहा कि उनके दादा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनका हौसला वहीं का वहीं है और आज तक उनके दादा कोई भी लड़ाई नहीं हारे हैं। दादाजी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मोर्चा फतेह करें, घर जाएं। उन्होंने 21 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और आप देख ही सकते हैं उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है।
तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी मोदी जी को। वो चिट्ठी मोर्चा फतेह करने के लिए लिखी थी उन्होंने। इधर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन और उनके स्वास्थ्य को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और किसानों की जल्द मांग मान लेनी चाहिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री अनिल विज के परमिशन वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री अनिल विज दिल्ली जाते हैं तो क्या वो दिल्ली से परमिशन लेकर वहां जाते हैं? डल्लेवाल जी की तबीयत जो है वो गंभीर है। आज 20 दिन हुए उनको। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। जहां तक बॉर्डर पे रोके जा रहे हैं वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई व्यक्ति हाथ में कानून ले फिर सरकार का दखल होता है, नहीं तो कोई कहीं जाएगा। अब अनिल विज का बयान आया था, अनिल विज जी का, कि भाई पहले दिल्ली से परमिशन लो। भाई अनिल विज जी दिल्ली जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। किसानों द्वारा कल रेल रोको आंदोलन की कॉल है और इस कॉल के मद्देनजर अंबाला रेलवे प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अंबाला रेल प्रशासन ने कहा कि उन्हें ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया से मिली जानकारी के बाद कई ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम तरह की तैयारियां रेल प्रशासन की ओर से की गई है और यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। देखिए, अभी ये आधिकारिक जानकारी हमारे पास प्रशासन की तरफ से नहीं है, ये हमें भी मीडिया की तरफ से पता चला है। तो इसलिए अभी लोकेशंस के बारे में हम तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक हमें पुलिस या प्रशासन नहीं बताती है। लेकिन जैसा जानकारी है कि 12 से 3 बजे तक ये करेंगे, तो जैसा पहले भी हम करते रहें, अगर हमारे डाइवर्टेड रूट खुले रहेंगे तो डाइवर्टेड रूट से ट्रेन चलाएंगे हम। और उस दौरान ये प्रयास रहेगा कि जो सब ट्रेन्स हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेशंस पे उसे रेगुलेट किया जाए, सो दैट कि पैसेंजर को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। देखिए, अभी जो तात्कालिक जानकारी है उसके हिसाब से तो एक शंभू पुराना ही पॉइंट है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि धुरी बठिंडा वाले एरिया में है, लेकिन जो हमारी मेन रूट लाइन है वो अम्बाला लुधियाना वाला ही सेक्शन है। तो इसमें अगर शंभू बंद होता है तो हम प्रयास करेंगे कि हम वाया चंडीगढ़ होकर ट्रेन चलाएं। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो स्टेट का सब्जेक्ट है। लोकल पुलिस और इवन स्टेशन प्रीमाइसेस में भी जीआरपी इसको देखती है, जो स्टेट के अंडर है। लेकिन रेलवे प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा के लिए आरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद है, उनकी अपनी तैयारियां चल रही हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।